नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश यादव विज्ञान पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लोकतंत्र क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन किस प्रकार होगा, इसके लिए दो तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसको हम लोग एक को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं और दूसरे को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यानी कि लोगों का शासन जब प्रत्यक्ष रूप से होगा तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, और जब लोगों का शासन अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है। जब एक छोटे क्षेत्र की बात होगी, जब एक छोटे लोगों के समूह की बात होगी तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया जा सकता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों की राय जानी जा सकती है। यहाँ यानी कि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया जा सकता है। लेकिन जब एक बहुत बड़े क्षेत्र की, एक बहुत बड़े लोगों के समूह की बात की जाएगी तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति से किसी एक मुद्दे पर उसकी राय को जानना ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और इसका आसान तरीका निकालने के लिए हम लोग एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मॉडल लेकर के आते हैं, जिसमें लोगों को एक छोटे छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक समूह से एक व्यक्ति को प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, जो कि इस पूरे समूह के लिए फैसले लेने का अधिकार रखता है, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर देशों में जहां भी आज लोकतंत्र काम कर रहा है वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन पद्धति ही कार्य कर रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब लोग जो है अपने लिए फैसले लेने वाले का चुनाव कर रहे हैं तो लोकतंत्र की एक परिभाषा निकल करके आती है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो कुछ शब्द हैं, जैसे कि शासकों का चुनाव जनता करती है, तो शासक कौन से लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, शासक कौन होगा, या और जो शासकों का चुनाव होगा वो चुनाव किस प्रकार का हो सकता है, और ये जो जनता है इस जनता का मतलब क्या है, जनता में कौन से लोग शामिल होंगे, कौन से लोग शामिल नहीं होंगे, और ये जो लोगों के द्वारा चुना हुआ शासक होगा वो निरंकुश होगा या फिर उसके ऊपर भी कोई प्रतिबंध होना चाहिए, उसके लिए भी कोई नियम कायदा कानून होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास आज की क्लास में करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि शासक कौन होगा। ठीक है ना। यानी कि जनता जिस शासक को चुनेगी वो शासक कौन होगा, उस शासक के पास कौन सा अधिकार होगा, और ऐसे कौन से लोग पदाधिकारी हो सकते हैं जिनका चयन अगर जनता के द्वारा ना भी किया जाए तो भी हम मानेंगे कि जो है लोकतंत्र है वो उस देश में है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का उदाहरण है, जो कि हमारे भारत देश के आज़ाद होने के साथ ही आज़ाद हुआ था। वहाँ पर भी जिस प्रकार से हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। परंतु 1999 ईस्वी में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के ऊपर एक सैनिक तानाशाही थोप दी थी, यानी कि एक सैनिक सत्ता वहाँ पर स्थापित कर दी थी। कुछ ही दिनों के बाद जब वहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं ने और मानवाधिकार संस्थाओं ने इनके शासन का विरोध करना प्रारंभ किया, तो अपने शासन को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए परवेज मुशर्रफ ने वहाँ चुनाव करने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने पाकिस्तान के संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए, जिसको उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के नाम से जाना। ठीक है। तो इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में उन्होंने व्यवस्था की कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी प्रांतीय जो सभा होगी, प्रांतीय जो संसद होगी और जो राष्ट्रीय संसद होगी, इन दोनों को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। एक ऐसी समिति काम करेगी जिसमें जो उसके जो समिति के सदस्य होंगे वो सैनिक अधिकारी होंगे, और वो इस संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करेंगे। यानी कि जो भी कानून ये संसद बनाएगी उनको ये इस कमेटी से पास करवाना आवश्यक हो जाएगा। अगर ये कमेटी किसी कानून को रद्द करती है तो वो कानून भले ही लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा मान्य हो, उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो शासक है, ठीक, वो वास्तविक शासक जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है, यानी कि अंतिम जो निर्णय लेने की शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास नहीं है। वो जो है लोगों द्वारा न चुने हुए एक प्रतिनिधि के पास है, एक समिति के पास है, जिनका चयन जनता ने नहीं किया है। अर्थात शासक वो लोग होंगे जिनके पास जनता के लिए अंतिम फैसला लेने का अधिकार होगा। यानी कि जो लोग
लोकतंत्र जो होता है उस लोकतंत्र में फैसले लेने का अंतिम अधिकार जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होगा, ठीक है ना। यानी कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होगी जिनमें शासकों का चुनाव जनता करेगी और शासक जो होंगे उनको शासक कहा जाएगा जिनके पास फैसले लेने का अंतिम अधिकार होगा, यानी कि जिनके फैसलों को बदलने का अधिकार किसी और के पास नहीं होगा। जो लोग जनता द्वारा चुने जाएंगे वही निर्णय लेंगे और उनके निर्णय को बदलने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होगा जो कि जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर होता है कि शासक कौन होगा। तो शासक हम उसको कहेंगे जो कि जनता के लिए अंतिम निर्णय कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि चुनाव कैसा होगा, ठीक है। तो चुनाव किस किस प्रकार के हो सकते हैं ये देखने के लिए हम लोग चीन का एक उदाहरण लेंगे जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है, ठीक है। तो चीन में क्या है कि चीन में एक पार्टी है जिसको हम लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें किसी भी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने से पहले इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अगर इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कह दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो वहाँ का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, और अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि हाँ आप चुनाव में खड़े हो जाइए तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। इससे क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उन्हीं को ही कम्युनिस्ट पार्टी जो है चुनाव लड़ने का अधिकार देती है, वही लोग चुनाव लड़ते हैं और सरकार जो है बार बार इस कम्युनिस्ट पार्टी की ही बन जाती है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो जनता कर तो रही है, लेकिन जनता अपनी पसंद के व्यक्ति को नहीं चुन सकती है। जनता जो है निष्पक्ष रूप से किसी को नहीं चुन सकती है। लोगों के पास चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि चुनाव करने की भी स्वतंत्रता नहीं है। लोगों को मजबूर होकर के उन्हीं लोगों को चुनना पड़ता है जिनको कम्युनिस्ट पार्टी जो है चुनाव में उतार देती है, ठीक है। तो दूसरा जो निष्कर्ष निकल करके आता है कि चुनाव जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। उसमें किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। यानी कि चुनाव कैसा होना चाहिए, इसका उत्तर हम लोगों को मिला कि चुनाव जो है स्वतंत्र होना चाहिए और क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक। ये लोकतंत्र की दूसरी व्यवस्था होगी। लोकतंत्र की पहली मतलब विशेषता क्या है कि इसमें लोकतंत्र में जो फैसले लेने का अंतिम अधिकार होता है वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है, और लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अगर ये दोनों व्यवस्थाएं हैं तो भी किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न जो हम लोगों का है, इसमें जनता का क्या मतलब है, ठीक है। जनता का मतलब ये हुआ कि कौन से लोग ऐसे होंगे जो शासकों का चुनाव करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि सऊदी अरब जो है एक देश है, उस सऊदी अरब में 2015 से पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। अर्थात सऊदी अरब में जो जनता का मतलब था वो सिर्फ वहाँ निवास करने वाले वयस्क पुरुषों से था, ठीक है। तो क्या ये परिभाषा सही थी, अन्यथा नहीं सही थी। तो ये परिभाषा बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसी प्रकार से हम लोग फिजी नाम के एक देश का उदाहरण लेंगे जहाँ पर जो वहाँ के फिजी के मूल निवासी हैं उनके वोट की वैल्यू अधिक दी जाती है, और जो वहाँ पर निवास करने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उनके वोट की वैल्यू जो है कम दी जाती है। यानी कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार तो है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के वोट का जो मतलब मूल्य है वो अधिक हो जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति के वोट का मूल्य कम हो जाता है, ठीक। तो ऐसी भी व्यवस्था जो होगी उसको हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहेंगे। यानी कि जो जनता होगी उस जनता को हम लोग कहेंगे कि सारे वयस्क नागरिक, ठीक है, सभी वयस्क नागरिक जो होंगे वहां पर निवास करने वाले सभी वयस्क नागरिक जो होंगे, ठीक,
सभी वयस्क नागरिकों को हम लोग जनता के अंदर शामिल कर रहे होंगे, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो महिला हैं। अगर वो वयस्क हैं तो उनको जनता के अंदर शामिल किया जाना है। यानी कि जो लोकतंत्र के लिए, जो शासकों के चुनाव के लिए व्यवस्था की जाएगी, उसमें सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होगा। ठीक है ना, तभी जो है किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, क्या चुने हुए शासक जो है वो निरंकुश हो सकते हैं? इसको समझने के लिए जिम्बाब्वे का उदाहरण लेंगे हम लोग। जिम्बाब्वे जब से आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पर एक ही पार्टी जिसका नाम है ZANU-PF उसका शासन है, और उसके जो नेतृत्वकर्ता नेता हैं रॉबर्ट मुगाबे, वही जो है बार बार यहाँ के राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं। ठीक है, बार बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो बात है कि वो लोकप्रिय हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये चुनाव में जो है कुछ अवैध तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ये अपने जो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं उनके चुनाव प्रचार को सरकारी तंत्र के प्रयोग से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लोग जो इनका विरोध करते हैं उनके अधिकारों को सीमित करते हैं, अपने खिलाफ होने वाले जो विरोध हैं उनको अवैध घोषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो इन सब प्रयासों के द्वारा जो है ये अपने आप को बार बार जो है सत्ता में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शासन को भी, भले ही वो बाकी तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा है, इस प्रकार के शासन को भी हम लोग जो है निरंकुश शासन मतलब लोकतांत्रिक शासन नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो है इस कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए जिसका ये चुने हुए शासक भी जिसके अंडर में रह करके कार्य करेंगे, तभी जो है किसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो जो चौथा प्रश्न था उसका जो है हम लोग निष्कर्ष निकाले, वो क्या निकाले कि लोकतंत्र जो है उसको तभी हम लोग लोकतंत्र कहेंगे जब चुना हुआ शासक भी क्या करेगा, संविधान का पालन करेगा। ठीक है ना, संविधान का पालन करेगा, संविधान का पालन करेगा, कानूनों का पालन करेगा। ठीक है, जो वहाँ पे उस देश में प्रचलित कानून है उनका पालन करेगा, और नागरिक अधिकारों का सम्मान करेगा। ठीक है ना, नागरिक अधिकारों का सम्मान करेगा। ठीक, अगर ये सारी व्यवस्थाएं किसी शासन में हैं तो उस शासन व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कह सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी व्यवस्था, कोई भी मतलब विशेषता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नहीं है तो उसको लोकतांत्रिक कहना कदापि उचित नहीं होगा। एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हमने शुरुआत की थी लोकतंत्र के एक सिंपल सी परिभाषा से, जिसमें ये कहा गया था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। तो हमने समझने का प्रयास किया कि ये शासक कौन लोग हो सकते हैं। हमने निष्कर्ष निकाला कि हम लोग शासक उन लोगों को कहेंगे जिनके पास फैसले लेने का अंतिम अधिकार होगा, यानी कि जिनके द्वारा लिए गए फैसलों को कोई बदले ना, क्योंकि वही लोग हैं, ये वही लोग हैं वो जिनको जनता चुन करके भेज रही है, और जनता के लिए फैसले लेने का अधिकार उन्हीं के पास होना चाहिए जिनको जनता ने चुना है। ठीक, यानी कि लोकतंत्र की एक विशेषता है कि लोकतंत्र में जो जनता के लिए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हमने जो मतलब प्रश्न हमारा यहाँ से निकला कि चुनाव जो कराए जाएंगे उस चुनाव की जो प्रकृति होगी वो कैसी होनी चाहिए। तो चुनाव जो होंगे वो स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को भागीदारी का मतलब अधिकार होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने चुनाव के लिए अपना प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और बराबर बराबर स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए, किसी को चुनाव में कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए लोकतंत्र के लिए। ठीक है, और उसके बाद जनता को हमने समझने का प्रयास किया कि इस परिभाषा में शासकों ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, तो जनता का क्या अर्थ है इसको समझने का हम लोग प्रयास किया, जिसका निष्कर्ष हमने निकाला कि देश में निवास करने वाले, किसी देश में निवास करने वाले सभी वयस्क नागरिकों को जनता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, चाहे वो महिला होंगी, चाहे वो पुरुष होंगे, चाहे वो अमीर होंगे, चाहे वो गरीब होंगे, ये सारे लोगों के पास मतदान का अधिकार होगा, और सभी मतदाताओं के मत का एक समान मूल्य होगा, तभी जो है किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के पास उसके वोट का महत्व अधिक दे दिया जाए और किसी दूसरे कमजोर व्यक्ति के मत का महत्व अधिक दे दिया जाए, ऐसा लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और तीसरा जो हमने जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये था कि क्या चुना हुआ शासक निरंकुश होगा या फिर उसके ऊपर भी कोई कायदे कानून होंगे जिनका पालन उसको करना होगा, कोई ऐसी भी लक्ष्मण रेखा होगी जिसके भीतर रह करके इस चुने हुए शासक को भी कार्य करना होगा। तो इसका निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला कि जी हाँ, ऐसा होता है। जो मतलब चुना हुआ शासक होगा वो भी संविधान का पालन करेगा,
कानूनों का आदर करेगा और उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का सम्मान करेगा, तभी जो है इस व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे, अन्यथा उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहना कदापि उचित नहीं होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे और इसके आगे कल की क्लास में हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। आज का जो मतलब हमारा विश्व है, समकालीन जो विश्व है, इसमें ज़्यादातर देश लोकतंत्र को अपना रहे हैं और जो देश लोकतांत्रिक नहीं भी हैं, जो लोकतंत्र को नहीं भी अपना रहे हैं, वो कम से कम अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग कल की क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।